स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका यात्रा को लेकर के। प्रधानमंत्री ने वहां पर G20 को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने वहां पर इप्सा की जो बैठक है उसको संबोधित किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर कही गई हैं। और जैसा कि अजय अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि जो G20 का सेशन 3 था, तीसरे सत्र में, जिसमें AI और टेक्नोलॉजी पर बातचीत होनी थी, वहां पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है ये भी हमारे पास पहुंच चुका है। तो इसी पर हम अपने जो हमारे साथ विशेष मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, एम्बेसडर अशोक सज्जनार हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। उसके अलावा रवि जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजिटिंग फेलो हैं ORF के। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सज्जनार, ये जो प्रधानमंत्री ने वहाँ पर तीसरे सेशन में AI और टेक्नोलॉजी को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उस पर हम बात करना चाहेंगे। और शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अवसर और संसाधन दोनों कुछ ही हाथों में केंद्रित हो रहे हैं। विश्व में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर संघर्ष बढ़ रहा है। ये मानवता के लिए तो चिंता का विषय है, साथ ही ये इनोवेशन के रास्ते में भी रुकावट है। इसके समाधान के लिए हमें अपनी सोच में फंडामेंटल चेंज लाना होगा। कितना बड़ा वक्तव्य, एम्बेसडर सज्जनार। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। दो तीन बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा। देखिए, एक तो भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं जो हम देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हम पूरा फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि तब हम आज़ाद नहीं थे, तब हम कॉलोनाइज थे और हमारे पास ऐसी सक्षमता नहीं हुई। परंतु अब जो वक्त आया है वो है टेक्नोलॉजी का। अब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रही है और हम पूरी तरीके से बद्ध हैं इसमें, जो हम इसका पूरा लाभ उठाएंगे अपने लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए और शांति के लिए। तो ये तो हमारा संकल्प है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। दूसरी बात है, देखिए हमने देखा है जो अभी तक, और यही ग्लोबल साउथ के लिए मुश्किलें रही हैं, जो चाहे जब इंटरनेट आया या टेक्नोलॉजी आए, कंप्यूटर्स आए, डिजिटल पॉसिबिलिटीज आई, तो जिसे कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। तो मतलब जो भी चाहे से अफ्रीका के देश हैं, 54 देश हैं, वहां पर जो लैटिन अमेरिका के हैं, दूसरे देश हैं, तो उनके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं रही उनके पास, क्योंकि सभी जो टेक्नोलॉजी है वो क्योंकि इसका इजाद, इसका इन्वेंशन, इसका प्रयोग करने का तरीका ये सभी विकसित देशों ने किया, तो उन्होंने उसको अपने ही कंट्रोल में रखा। जी। उन्होंने इसको शेयर नहीं किया, यहां तक कि इन देशों के पास नहीं आया। और जो कुछ देशों के पास आया तो वहां की सोसाइटीज में भी डिजिटल डिवाइड बना रहा। जो मतलब जो जिनके पास अच्छी सक्षमता है, जो उनके पास ज्यादा पैसा है, सहूलियत है, फैसिलिटीज हैं, वो तो कर दिया, परंतु अपने ही देश के और जो लोग हैं उनके पास नहीं गया। तो ये जिसको एक वेपनाइजेशन कहा जाए, वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इस इंस्ट्रूमेंट को, तो इसको हमें नहीं होने देना है। हमने और क्षेत्रों में भी देखा है चंद्रशेखर जी, जो आप वैक्सीन को ही देख लीजिएगा। जब वैक्सीन का इजाद हुआ था तो तब भी डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने पास ही बनाए रखा और डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं दिया। ये तो भारत था जिसने कि जैसे ही हमारे अपनी वैक्सीन बने, अपने आप ने यहाँ पर उनका प्रयोग करना शुरू किया, परंतु और देशों को भी हमने साथ साथ ही इसको देना शुरू किया। अंत में हमने 100 देशों से ज्यादा को करीब 300 मिलियन हमने ये डोजेज वैक्सीन के मुहैया कराए और बहुत ज्यादा इनमें ग्रेटिस फ्री ऑफ चार्ज भी दिए। तो इसीलिए अब टेक्नोलॉजी को हमको ऐसे बनाना है जो ये संसाधन बन सकता है विकास का, प्रगति का, और अपने देशों की जो जनता है उनके लिए बेहतर जिंदगी बनाने का बन सकता है। तो यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। एक तो डिवाइड इसको नहीं होना, हमको ये निश्चित करना है जो नहीं होना चाहिए, इसका वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए, शस्त्रीकरण हम नहीं इसको होने देंगे। सभी को हम ये उपलब्ध कराएंगे, मुहैया कराएंगे, जिससे उनको फायदा है। दूसरा देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये है, फायदे तो बहुत हैं, परंतु उसके अब हम अभी देख रहे हैं कुछ जो फिगर्स आई हैं अमेरिका के ही, जो उसका इकोनॉमी कैसा उसका रुख है, कैसे वो ग्रो कर रही है, तो बहुत सारे जॉब लॉसेस वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हुए हैं।
और जैसे जैसे देशों में आएगा तो हम देखेंगे जो वहां पर जॉब लॉस होता है तो कैसे इनको ट्रेन किया जाए, कैसे इनको जो एआई उनके जॉब्स ले रही है, तो कैसे वो लोग जिनका काम है जो खत्म हो रहा है उसको हम कैसे उनको कैसे रीट्रेन करके उनको फिर से वर्कफोर्स में ला सकते हैं। दूसरा है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा पता चलता है उसका बहुत दुरुपयोग भी हो सकता है, तो कैसे उसको रेगुलेट किया जाए। हालांकि ये तो कहा गया है जो उसको पूरी अगर इनोवेशन को हमने आगे बढ़ावा देना है तो पूरे इसको हमको इस पर रेगुलेशन ज्यादा नहीं करना होगा सरकार का, नहीं तो इसका जो पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है, वो पूरी तरीके से रियलाइज नहीं कर पाएंगे। जी। आखिरी बात देखिए, भारत ने को होस्ट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्पैक्ट जो अभी इस साल फरवरी के महीने में मेरे विचार से फ्रांस में हुआ था और भारत इसका को चेयर था, को होस्ट था। जी। और अब इस फरवरी में 2026 में भारत में होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो इप्सा के दोनों सहयोगी हैं, राष्ट्रपति लूला और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, उनको भी निमंत्रण दिया है आने के लिए। और फ्रांस के राष्ट्रपति तो मैक्रोन तो रहेंगे, उसके को होस्ट के को चेयर रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है जो भारत बहुत ही अग्रणी श्रेणी में है जो इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जाए और इसका फायदा पूरे विश्व को और पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ में, क्योंकि देखिए जनसंख्या जो है वो ग्लोबल साउथ में सबसे ज्यादा है। अगर आप G7 के देशों को देख लेते हैं, उनकी जनसंख्या केवल पूरे विश्व की जनसंख्या में 10% है, तो 90% तो ग्लोबल साउथ में है। तो इसीलिए उनको भी पूरा फायदा होना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है जो इसका ना वेपनाइजेशन हो और पूरे तरीके से सभी देशों को इसका फायदा मिलना चाहिए। जी। रवि जोशी जी, जो बात एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि हमें ऐसे मॉडल्स बनाने होंगे जो कि ओपन सोर्स हों, कोई कंपनी इस पर एकाधिकार न करे और प्रॉफिट के लिए काम न करे, ये ह्यूमन सेंट्रिक हो। वही बात प्रधानमंत्री ने भी की, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फाइनेंस सेंट्रिक ना होकर के, यानी जिनके पास पैसे हैं सिर्फ वो इस्तेमाल न कर पाए टेक्नोलॉजी का, बल्कि ये ओपन सोर्स हो, सभी के लिए समान रूप से इसको फायदा पहुंचाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ यूपीआई चाहे गरीब हो चाहे अमीर बिल्कुल समान रूप से प्रभावित कर रही है, चाहे वो कोविन हो, कोविड के जो इंजेक्शन्स लगे वो सभी को एक ही तरह के प्लेटफॉर्म के जरिए एक ही जैसी सुविधा मुहैया कराए जिसमें गरीब और अमीर का कोई अंतर नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं क्या, जब वो कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव मॉडल्स के बजाय आपको ओपन सोर्स होना होगा? क्या कंपनियों के लिए भी, जो लोग एआई के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिनके लिए भारत भी एक बहुत बड़ा बाजार है, ग्लोबल साउथ भी एक बहुत बड़ा बाजार है, प्रधानमंत्री का क्या ये बड़ा संदेश है क्या? देखिए, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ये टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस हमेशा डेमोक्रेटिक नहीं रहा। उसका जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है ना, वो डेमोक्रेटिक होता है। जैसे जो कंपनी आईफोन बनाता है या सैमसंग एंड्रॉयड फ़ोन बनाता है, वो फ़ोन आपके देश में 900 मिलियन लोग खरीद लेंगे, 800 मिलियन लोग खरीद लेंगे, मगर उसके असली कंट्रोल, उसके जो अंदर जो सोर्स कोड है, वो हमेशा बाहर की कंपनी में रहती है। और ये जैसे हम एक उदाहरण देता हूँ, आपका फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो है, ये एक ही कंपनी मेटा ग्रुप ओन करता है। और ये फेसबुक और व्हाट्सएप में सारी दुनिया के लोगों का प्राइवेट डाटा रहता है जी। और ये डाटा कंट्रोल जो कौन करता है, वो अमेरिका में जो डाटा सेंटर है वो कंट्रोल। तो इनफैक्ट इसको जब हम लोगों ने, हमारे देश ने बोला था डाटा प्राइवेसी एक्ट में, इसको हमने बोला था कि डाटा सेंटर्स आप इंडिया में रखिए, उसको उन्होंने मना कर दिया। तो डाटा सेंटर्स भी इंडिया में रखने को तैयार नहीं। तो ये डाटा सेंटर्स के ऊपर भी हमारा कोई रेगुलेटरी इफेक्ट नहीं रहा। तो डाटा सेंटर्स पूरी विश्व के अमेरिका में रहता है। तो वो लोग ये डाटा को कैसे यूज करेंगे, कितना मिसयूज करेंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। सो इसमें एक तो डिजिटल डिवाइड तो है ही। डिजिटल डिवाइड इज नॉट सो मच इन द एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सबके पास है। हाँ, उससे हम सब लोग व्हाट्सएप देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वो सब है, मगर उसका असली कंट्रोल हमारे देश के कोई कॉरपोरेशन के साथ पास नहीं है। सो इसको कंट्रोल करना
नियंत्रण में लाना एक यूरोप को भी चैलेंज है, इंडिया को भी चैलेंज है। चाइना और रशिया अपने ही सिस्टम्स को बना के रखती है और अपने ही व्हाट्सएप और ग्रुप फेसबुक टाइप बनाती है। हम लोगों ने वो नहीं बनाया है। So there's a very big difference in the systems that we have adopted and what China has adopted. So हमको ये सीखना पड़ेगा तो कैसे इस अमेरिकन कॉरपोरेशन से आप बाहर आए या आप उसको कंट्रोल कैसे करें, ये तो अमेरिकन गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता। सो ये जो बहुत ही बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज हमेशा रहेगा। और इससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इतना ज्यादा हो गया है अमेरिका में। सिर्फ देयर आर 4 कंपनीज विच आर $1 ट्रिलियन। तो और इनका जो प्रबल शक्ति जो अमेरिका के इकोनॉमी पर है उसको अमेरिका भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सो दिस इज अ चैलेंज। ये ग्लोबल साउथ को बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज रहेगा और इसको बहुत सीरियसली हमको टैकल करना। ठीक है, इसी पर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अशोक जी, मैं आपके सामने सवाल करूं उससे पहले प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है ये मैं पढ़ के यहाँ पर बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि एआई के क्षेत्र में भारत का अप्रोच जो है वो 3 पिलर्स पे आधारित है: इक्विटेबल एक्सेस, पॉपुलेशन स्केल स्किलिंग और रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट। इंडिया एआई मिशन के तहत हम एक्सेसिबल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बना रहे हैं ताकि एआई का लाभ हर जिले और हर भाषा में पहुंचे। इससे ह्यूमन डेवलपमेंट के हमारे प्रयासों को स्केल और स्पीड मिलेगी। आगे उन्होंने कहा है कि हम सभी को ये सुनिश्चित करना होगा कि एआई का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए हो और इसके मिसयूज से बचा जाए। इसके लिए हमें एआई पर एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट बनाना होगा जो कुछ मूल सिद्धांतों पर आधारित हो, जिनमें इफेक्टिव ह्यूमन ओवरसाइट, सेफ्टी बाय डिजाइन, ट्रांसपेरेंसी और डीप फेक्स क्राइम और टेरर एक्टिविटीज में एआई के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध शामिल हों। जो एआई सिस्टम्स ह्यूमन लाइफ, सिक्योरिटी या पब्लिक ट्रस्ट को प्रभावित करती हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबल और ऑडिटेबल होना चाहिए। और सबसे अहम, एआई मानव क्षमताओं को बढ़ाए, लेकिन निर्णय लेने की अंतिम जिम्मेदारी हमेशा मनुष्य के पास ही रहे। अशोक जी। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं प्रधानमंत्री मोदी ने और बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है इसके बारे में। जो एक तो जो ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन होता है जो कि एआई से हो सकता है। देखिए, आजकल हम देखते भी हैं अपने कंप्यूटर्स में भी, चाहे टीवी पर भी, इतनी सारी आती हैं और बिल्कुल एआई से वो जो आवाज होती है किसी भी शख्स की, और मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, परंतु प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं बड़े बड़े देशों के, और उनका चेहरा होता है सामने और आवाज पीछे बिल्कुल ऐसी ही प्रतीत होती है जो जैसे वो ही बोल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर बहुत ही जाने माने ऐसे लोग हैं तो उनकी आवाज भी पहचानी हुई है, ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अनजान है। बिल्कुल लगता है जो वही बोल रहे हैं। हमारे भारत में भी ऐसे ही इतनी सारी फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। वो कहते हैं जो कोई बहुत ही उच्च अधिकारी ये बता रहा है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा। तो देखिए, जो इन बातों को इतना ठीक से नहीं समझते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और वो कहेंगे अच्छा ये कह रहे हैं, इतना इनके जानी मानी है, इनका इतना अच्छा रेप्यूटेशन है, सभी इनका आदर करते हैं, जो कह रहे हैं ये सब ठीक होगा। और उसी तरीके से चाहे आतंकवाद को फैलाना है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, तो देखिए एआई का जो हम बात कर रहे हैं वही टेंजेंशियली पिछली बारी मैंने भी कहा था, जो उसका नुकसान भी हो सकता है। उसके बहुत फायदे हैं, हमको पूरा फायदा करना चाहिए, परंतु उसको हमें इस प्रकार से रेगुलेट करना चाहिए जिससे कि उसका नुकसान ना हो, जो जनहित के लिए उसका प्रयोग किया जाए और उसका नुकसान नहीं हो। इसीलिए थोड़ा बहुत रेगुलेशन की जरूरत जरूर होगी। हालांकि देखिए, यही आजकल बहुत चर्चा चल रही है जो बिल्कुल इसको रेगुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी तरफ से, चारों तरफ से अंकुश लगेंगे इसके ऊपर तो इसका नेचुरल स्पॉन्टेनियस सिनर्जेटिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा ये, क्योंकि ये फिर दब कर रह जाएगा। परंतु हमें, जिसे हमेशा वही कहते हैं जो बुद्धिज्म का है, गोल्डन मीन पाथ, हमें बीच का रास्ता लेना होगा जो इसका
प्रयोग हो, इसके फायदे हो, इसका इस्तेमाल अच्छा हो, और दूसरी बात है इसको ग्लोबल गुड के लिए हमको इस्तेमाल करना है। इसको कॉमन जिसे कहा जाए स्पेस बनाकर रखना होगा, जिससे कि सभी इसका प्रयोग कर पाएं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, देखिए जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जब ये अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो ये इनको मोनेटाइज करती हैं, इनको बेचती हैं, जिससे कि उनको पैसा मिले। जी। भारत ने जो ऐसा किया, जैसे आप ही बता रहे थे पिछली बारी अभी जब आप पहले इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जी। तो भारत ने ऐसे किया है, अपने हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी आई है हमने सभी को एज अ ग्लोबल गुड हमने देने का प्रयास किया है। जो भी आकर लेना चाहता है, हमसे सीखना चाहता है, पूरे विश्व में हम इसको ओपन बना रहे हैं, जिससे कि देखिए जो हमारा तो ये मानना है, जो नॉलेज के ऊपर कोई ऐसा अंकुश नहीं लगना चाहिए, अधिकार नहीं बनाना चाहिए जिससे कि लोगों का फायदा नहीं हो। तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, जो हमको ऐसे बनाना है जो कि सबके लिए, क्योंकि उन्होंने बात की अपने कल के दोनों जो सेशन में उन्होंने सम्मिलित हुए, उन्होंने इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की बात की, जो एक मानव है, जो एक सोसाइटी है, वर्ग है, और जो प्रकृति है, नेचर है। इन तीनों को साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एआई में इतना ज्यादा एनर्जी भी लगता है तो वो भी अगर हमारे पर्यावरण को खराब करता है किसी प्रकार का, तो उसको भी हमें देखना होगा, जो किस रास्ते पर और किस तीव्र गति से, किस वेग से हम चलते हैं। तो मैं समझता हूं जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है उसको, वो बिल्कुल ठीक है, उसको हमें पूरी तरीके से देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उसी रास्ते पर हमको पूरे विश्व को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक दो और इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अभी इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पहले आप सभी हमारे साथ बने रहिए।